बच्चों, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है। अब जैसे ही वर्ड हम लोग सुनते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन, तो दिमाग में रोमांटिक नाम सुन के ही घंटियां बजने लगती है, ठीक है। तो लेकिन अभी अपनी घंटियों को बजाना नहीं है, क्योंकि रोमांटिक इमेजिनेशन वो वाला इमेजिनेशन नहीं है जैसा कि आप लोग सोच रहे हो। ये दूसरा इमेजिनेशन है, ठीक है। चलो, कल्चर प्लेड अ पावरफुल रोल इन नेशनलिज्म। अभी बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म, या आप देखें हम लोग रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कल्चर के प्रति, हमारे नेशन कंट्री के प्रति हम लोग रोमांटिक हो रहे हैं। मतलब कि हम लोग इमेजिनेशन लेके आ रहे हैं। लेकिन कैसा इमेजिनेशन कि हाँ, इन फ्यूचर जो हम चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, नेशन स्टेट चाहते हैं, यूनिफिकेशन चाहते हैं, वैसा हम लोग इमेजिनेशन करेंगे। और हमेशा कंट्री के प्रति हम लोग क्या रहेंगे, डिवोटी रहेंगे, लॉयल रहेंगे। देशभक्ति की भावना हमारे मन में होनी चाहिए, ठीक। कल्चर प्लेड पावरफुल रोल इन नेशनलिज्म। जो कल्चर है उसने बहुत पावरफुल रोल प्ले किया नेशनलिज्म में। फोकस्ड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। बहुत सारे इमोशन और इस पे फोकस किया गया। लोग पहले, जैसे हम लोग देखो, हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है। तो जब भी मैच होता है, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अलग रिलीजन हो, कास्ट हो, लेकिन हम लोग सब कैसे हो जाते हैं, एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार, हम लोग इंडिया ने मैच जीतना है, और सब लोग एक हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये फीलिंग क्या है, सबके मन में है। तो ये फीलिंग्स ने वहां पर भी काम किया। फोकस और इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग्स जितनी भी थी, उनकी जो पुरानी चीजें थी, जिस चीज को वो मानते थे, ठीक। जर्मन फिलोसोफर जॉन गोटफ्राइड हर्डर क्लेम्ड that the true German culture was to be discovered among the common people, Das folk। ये थे आपके जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। ये क्या थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या कहा था कि जो जर्मनी का कॉमन कल्चर होना चाहिए, डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। ये कैसे डिस्कवर्ड हो सकता है, जब कॉमन पीपल रहेंगे। अब कॉमन पीपल कैसे, कि उनकी कॉमन आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ भी बंगाली होते हैं, महाराष्ट्रियन होते हैं, हिंदू होते हैं, सिख होते हैं, मुस्लिम होते हैं, ठीक है, पारसी होते हैं। लेकिन एक कॉमन क्या है कि इंडियंस हैं हम लोग, लेकिन इनके पास ऐसी कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने डिस्कवर्ड बोला कि एक कॉमन पीपल होने चाहिए सारे जर्मन, जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया डास फोक या डास वोक भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये भी एक जर्मन वर्ड है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो रोमांटिक इमेजिनेशन ये था, ये वाली फीलिंग थी, जिसमें सबने क्या किया, अपना योगदान दिया। कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज डेवलप्ड बाय म्यूजिक, डांस एंड ओपेरा। जो कलेक्टिव आइडेंटिटी थी, ठीक है, तो उसको कैसे लेके आकर डिस्कवर कैसे करा, डेवलप करा बाय म्यूजिक, डांस। क्योंकि उस टाइम पे देखो बहुत सारे लोग इलिटरेट होते थे। बहुत पुरानी बात है ये, 1800 1700 की। तब इतना ज्यादा, जैसे आप अगर आज का करंट सिनेरियो दिमाग में रख रहे हो, तो ऐसा मत सोचना कि जितना अभी डेवलपमेंट है, डेवलप्ड है हम लोग, मोबाइल फोन से ये सारे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। लोगों लिटरेट नहीं थे, इलिटरेट ज्यादा थे। तब उनको कैसे समझाएं, तो उनको डांस के थ्रू, म्यूजिक उसके थ्रू, ओपेरा एक फॉर्म है, ठीक है, म्यूजिक का, उसके थ्रू क्या किया गया, समझाया गया। पोलिश डांस, पोलोनाइज एंड द माजुरका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। जो पोलिश, अब पोलैंड के लोगों को कैसे, अब ये कोई एक जगह की कहानी नहीं थी। पोलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, सब जगह यही चल रहा था कि कॉमन आइडेंटिटी लोगों की थी ही नहीं, ठीक है। तो पोलोनाइज, पोलिश डांस था, उसने पोलोनाइज, इसका नाम है पोलिश डांस का। माजुरी का एक इंपॉर्टेंट रोल था उसमें, इसने बहुत ज्यादा हेल्प करी लोगों को टुगेदर करने में। स्ट्रेस ऑन पोलिश और वर्नाकुलर डायलेक्ट इन स्कूल। अब यहाँ पर स्ट्रेस था, वर्नाकुलर का मतलब होता है जब अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे अपनी अलग अलग रीजन में चेंज हो जाती है। आप थोड़ी दूर गांव पे जाओगे तो मालवी, थारो मारो होने लगता है, ठीक है। फिर कुछ अलग हरियाणा की अलग होती है, बिल्कुल एकदम खड़ी भाषा होती है। बुंदेलखंडी अलग होती है। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती है, डायलेक्ट्स भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस था, क्योंकि स्कूल में अलग अलग सब टाइप के आते थे, अलग अलग टेरिटरी के, और अलग अलग उनकी लैंग्वेज होती थी। पेंटिंग हैड टू डेवलप रोमांटिसिज्म। पेंटिंग्स बनाई गई, ठीक है, रोमांटिसिज्म को इमर्ज करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ भारत माता की एक पेंटिंग है, तो वहां पर भी उन्होंने, जो जैसे फ्रांस में अपना मेरियाइन थी, ठीक है, जर्मनी में जर्मेनिया थी, तो ऐसे वहां पर धीरे धीरे क्या किया गया, इनको इमर्ज किया गया। ऐसी पेंटिंग्स बनाई गई ताकि लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। फोक टेल्स एंड स्टोरीज रिटन बाय द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी एम्फसाइज ऑन द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव। फोक टेल्स की जो कहानियां थी, स्टोरीज थी, ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी थी। लोगों को कहानी के द्वारा समझाया गया। अब जो लोग पढ़ना जानते थे वो पढ़ लेते थे, लेकिन जो नहीं पढ़ते थे तो उनको क्या होता था, उनको ये डांस के थ्रू, ठीक है, स्टोरीज के थ्रू सुनाया जाता था उनको, या फिर जो प्ले होते थे, ठीक है, नाटक होते थे, उसके थ्रू उनको क्या किया जाता था, समझाया जाता था, ठीक है।
तो ये आपका था रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है। इससे इतना कुछ क्वेश्चन बस आप समझ लो कि ये होता क्या है, रोमांटिक इमेजिनेशन या रोमांटिसिज्म क्या होता है। तो एक तरीके से नेशनलिज्म से ही मिलता जुलता है कि हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी होना, जैसे हमारे फोक डांस होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। फिर से देखो, हंगर का मतलब भूख, ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग हंग्री हो गए, तो हंगर फैलना, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स हुए उस टाइम पे। हार्डशिप का मतलब है कठिनाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना। द 1830 वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। जो 1830 का जो ईयर था वो यूरोप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टफ टाइम था, बहुत इकोनॉमिक परेशानी थी, हार्डशिप थी, मतलब कि बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे ड्यू टू सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। किस वजह से? पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई यूरोप की, भाई पता नहीं क्या हो गया यूरोप के लोगों को, एकदम से उन्होंने क्या कर दी, पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया। लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब बहुत माइग्रेशन होने लगे। माइग्रेशन पता है ना क्या होता है? बताओ जल्दी, माइग्रेशन क्या होता है? देखो, माइग्रेशन जब क्या होता है, कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है इन प्लेस, इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, इन सर्च ऑफ जॉब। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट या जॉब के लिए होता है। माइग्रेशन आपका फूड के लिए भी होता है, ठीक है, किसी को क्लाइमेट सूट नहीं होता इसलिए भी वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। और माइग्रेशन सिर्फ लोग ही नहीं करते, माइग्रेशन आपके जो एनिमल्स भी करते हैं। जैसे आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा, साइबेरिया से ठंड में उड़ के कहाँ आ जाती है, इंडिया में आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको वहां पर वेदर बहुत ज्यादा और एक्सट्रीम लेवल की ठंड जब वहां यहाँ पड़ने लगती है तो वहां तो और ठंड होती है, तो उसको क्लाइमेट सूट नहीं करता, तो वो क्या करती है, इतने मीलों से उड़ के कहाँ आ जाती है, इंडिया आ जाती है, और फिर वापस चली जाती है जब क्या होती है, जब गर्मी आती है। तो माइग्रेशन होने लग गया यहाँ पर, लोगों ने इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूरल ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ जाने लग गए, आपका सिटी में मूव करने लग गए। बेड हार्वेस्ट ये भी एक कारण था, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने का। बेड हार्वेस्ट लीड टू फूड शॉर्टेज, ठीक है। अब फूड शॉर्टेज हो गई क्योंकि हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई ड्यू टू हार्श विंटर, सीवियर विंटर पड़ी थी उस टाइम पे। ठंड वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा पड़ती है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इन टाउन्स फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश मशीन मेड गुड्स। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया था उस टाइम पे, तो जितने भी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे, टाउन्स फेस्ड कंपटीशन, उनको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। क्यों? ड्यू टू इंग्लिश मशीन मेड गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये परेशानियां बहुत आने लग गई, तो अब क्या करें, ब्रेड्स के प्राइसेस, अब महंगाई बढ़ेगी, जो चीज शॉर्टेज होती है, फूड शॉर्टेज होगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, तो इस वजह से क्या होने लग गए, बहुत सारे पॉपुलर रिवोल्ट होने लग गए। अब देखो, रिवोल्ट ऑफ 1848 इन पेरिस, ठीक है, देयर इज अ रिवोल्ट टू प्लेस इन पेरिस 1848 ड्यू टू फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। होता है ना हमारे यहाँ भी, अगर सरकार अच्छे से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, अभी किसी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं ना। तो यहाँ पर भी फूड शॉर्टेज और वाइड स्प्रेड, पीपल केम टू रोड्स ऑफ पेरिस, लोगों सड़कों पे उतर आए पेरिस में। लुइस फिलिप वन वाज फोर्स टू फ्ली, ठीक है, फोर्स टू फ्ली मतलब कि उनको बोला कि भैया अब तुम जाओ यहाँ से। अब उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना दिया था कि चल भाई तेरे को कॉन्स्टिट्यूशन भी हम दे रहे हैं, लेकिन अब तो तू कुछ कर, हेड बना रहे, लेकिन तब भी उसने कुछ नहीं करा। वो तो उसके पिताजी जैसा ही निकला, लुइस 16 जैसा। तब लोगों ने बोला कि अब तू राजगद्दी छोड़ दे, ठीक है, फोर्स किया जाने लग गया उसको। नेशनलिज्म असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक। अब जो नेशनल असेंबली थी उसने बोला कि अब हमको तो रिपब्लिक ही बनना है। अब देखो, रिपब्लिक में क्या क्या होता है, जब भी जो हेड होता है कंट्री का या नेशन का, वो इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे हेड कौन होते हैं, हमारे कंट्री के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, जो रिपब्लिक बोलते हैं ना, इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री। तो हेड कौन है, अब हेड कोई मोनार्क नहीं है, यहाँ पर कोई राजा नहीं है, प्रेसिडेंट है, और उनके भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्ट ही किया जाता है उनको भी। तो इन्होंने बोला कि हमको रिपब्लिक होना है, ठीक है। सफरेज ग्रांटेड टू ऑल मेल्स अबव 21 ईयर ऑफ एज, और उन्होंने बोला कि सफरेज दिया जाए, यानी कि वोटिंग राइट्स दिया जाए सबको, मेल्स को जो 21 ईयर्स ऑफ एज है। ये लुइस फिलिप की फोटो है, ये तो लुइस 16 जैसे ही लग रहा है मुझे, ऐसा कोई डिफरेंस इनमें दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको इनको देखने का मन है तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब रिवोल्ट ऑफ द वीवर्स, अब सेकंड रिवोल्ट हुआ वीवर्स का, ठीक है। वीवर्स कौन होते हैं, जो बुनाई करते हैं, ठीक है, कपड़ा बुनने का काम करते हैं। इन सिलसिया प्लेस का नाम है। रिवोल्ट वाज लीड बाय वीवर्स अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पर भी रिवोल्ट किसने कर दिया, वीवर्स ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, जस्ट अ मिनट, हाँ, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। रीजन फॉर रिवोल्ट, लो पेमेंट टू वर्कर। रीजन क्या था, ठीक है, क्योंकि लो पेमेंट दिया जा रहा था, वर्कर डिमांड हायर वेजेस, मेनी वीवर्स वर शॉर्टेड। अब इनके बीच में लड़ाई हो गई, अब बहुत आग वाग लगा दी, इन लोगों ने एक दूसरे को मारा पीटा, जिसमें बहुत सारे वीवर्स क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि हंगर, हार्डशिप थी, प्रॉब्लम थी, ये सब 1830 में हो रहा था। नेक्स्ट, द रिवॉल्यूशन ऑफ द
लिबरल्स, ठीक है। अब रिवॉल्यूशन लिबरल्स ने क्यों किया? द रिवॉल्यूशन वाज लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास हु कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, ठीक है। जो रिवॉल्यूशन एजुकेटेड मिडिल क्लास कर रहे थे, जो डिमांड थी उनकी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन केम टुगेदर इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है। अब एक पार्लियामेंट बनाई गई, ठीक है, वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें जर्मनी के अलग अलग नेशनल असेंबली मतलब अलग अलग लोग नेशनल असेंबली बनाई गई। ऑन 18 मई 1848 इलेक्टेड 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मास टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। और ये लोग सब कहाँ इकट्ठे हो गए? 831 लोग इलेक्ट हुए और ये कहाँ पर? सेंट पॉल चर्च में कन्वेंट करने वाले थे। विलियम फोर्थ किंग ऑफ प्रूशिया रिजेक्टेड इट। अब जो किंग थे, मोनार्क थे, ये तो रिजेक्ट करेंगे ही सही, इनको थोड़ी ना हजम होगा कि नेशनल असेंबली बन जाए और वो आ जाए, अपनी डेमोक्रेसी आ जाए, रिपब्लिक आ जाए। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अदर मोनार्क को भी बोला कि ज्वाइन करो भैया और अपोज करो। इट फोर्स ऑटोक्रेटिक मोनार्क टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस। इन्होंने बोला कि नहीं, जो ऑटोक्रेसी होती है मोनार्की होना चाहिए। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस। लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ चेंजेस कर देंगे, जैसे कि हम लोग एबॉलिश कर देंगे सर्वडम बॉन्डेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर होते हैं जिनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे? एबॉलिश कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका रिवॉल्यूशन ऑफ द, आपको इसमें मैंने रिवॉल्यूशन बता दी। हंगर क्या था टॉपिक अपना? हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें आपके 3-4 रिवोल्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो फिर वही सब मैचअप हो जाएगा, वही हमें नहीं करना है। तो आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ और अगर डाउट्स है तो आप लोग डाउट्स पूछते जाओ, ठीक है, ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सके। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।